नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग आज जो क्राउन पब्लिकेशन है, इसका जो यहाँ पे बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती जो नई भर्ती आई है, इसका जो यह प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग इसका आज सेट नंबर 1 देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। इसका हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया था। तो यह यहाँ पे शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ के द्वारा ही आगरा के लाल किले का जो निर्माण है वह अकबर के द्वारा कराया गया। आगरा के जो लाल किला है उसका निर्माण अकबर के द्वारा, और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहीं जहांगीर के काल को हम लोग चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल। वहीं शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ के जो शासनकाल है उसको हम लोग स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत किसने करवाई थी। जो शक संवत है इसकी जो शुरुआत है वह किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है यह कनिष्क के द्वारा किया गया था। यह 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं यहाँ पे जो है अगला प्रश्न है 3 नंबर की बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो जो बक्सर का युद्ध था यह यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को। और यह जो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के जो नेतृत्व करता थे वह हेक्टर मुनरो थे, और एक तरफ जो है मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ स्थित है। तो इसकी जो स्थापना है यह 1912 में किया गया था, और यह जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में यह स्थित है। इस प्रकार इसको याद रखिएगा। अगला है 5 नंबर प्रश्न की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो गुजरात की जीवन रेखा जो है किस नदी को कहा जाता है। तो गुजरात की जो जीवन रेखा है यह नर्मदा नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 1917 में जो है उन्होंने पहला किसान जो आंदोलन है वह चंपारण, बिहार के चंपारण से इन्होंने 3 कठिया प्रणाली जो कि नील के खेती के लिए किया जाता था, और यह जो होता था 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को इन्होंने समाप्त किया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 8 नंबर प्रश्न की नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो नेशनल जो बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह स्थित है। और जो यह है किसकी एक संस्था है। तो यह जो है भारत के जो CSIR जो संस्था है, CSIR, इसी की एक यह संस्था है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए। अगला है 9 नंबर की यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यूनिसेफ दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो यूनिसेफ दिवस यहाँ पे जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। यहाँ पे 20 अक्टूबर को क्या मनाते हैं। तो 20 अक्टूबर को हम लोग विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न की अल-कायदा, जो अल-कायदा है किस देश की आतंकवादी संगठन है। तो जो अल-कायदा है वह किस देश की आतंकवादी संगठन है। तो यह जो है अफगानिस्तान की आतंकवादी संगठन है। इसको याद रखिएगा। अगला है 11 नंबर की हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार झीलों की जो भूमि है यह फिनलैंड को कहा जाता है, और जहाँ पे थाईलैंड है इसे श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है, इसे श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। वहीं बहरीन है, तो बहरीन को हम लोग मोतियों का द्वीप कहते हैं, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑरेंज बुक जो है यह किस देश की सरकारी दस्तावेज है। तो जो ऑरेंज बुक है यह किस देश की सरकारी दस्तावेज है। तो यह जो ऑरेंज बुक है यह किस देश की है।
तो यह जो है नीदरलैंड की सरकारी दस्तावेज है, इसको याद रखिएगा। अगला है 13 नंबर की, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो जो भारत रत्न है वह पाने वाले पहले जो संगीतकार थे वह कौन थे? तो पहले जो संगीतकार थे उनका नाम है पंडित रविशंकर जो थे। इन्हें पहला जो संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, और इन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार है वह कब दिया गया था? तो इन्हें 1999 में इन्हें दिया गया था, 1999 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। वहीं गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। और इन्होंने पहला जो प्रवचन है जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं बौद्ध धर्म में, तो यह जो दिया था इन्होंने पहला जो प्रवचन है वह सारनाथ में दिया था। वहीं इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, और इनकी जो मृत्यु है वह कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर दिया गया है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था इसके बारे में बताना है। तो जो शिक्षा का जो अधिकार था यह किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? यह जो था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो 16 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि ईस्ट इंडिया कंपनी, 16 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी जो स्थापना है वह किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है सबसे पहले तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इस समय जो भारत के मुगल बादशाह थे वह अकबर थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा है? तो भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। और जो वित्तीय आपात का जो प्रावधान है हम लोगों के संविधान में यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है यह भारत का जो आदर्श वाक्य है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वहीं जबालोपनिषद की बात करें तो इसमें 4 आश्रमों की चर्चा किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? तो जो भारत का जो सर्वोच्च सैनिक जो सम्मान है वो कौन सा है? तो यह जो है परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो जो संविधान के जो भाग 4 हैं इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, और यह जो है 36 से अनुच्छेद 36 से 51 के बीच यह है। वहीं भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, और भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित है। वहीं जो भाग 5 है यह जो है संघ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर जो प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? तो जो समुद्री मार्ग है उससे भारत की जो खोज है वह सर्वप्रथम किस देश के नाविक के द्वारा किया गया था? तो यह जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले जो है वास्को डी गामा जो है भारत आया, वह जो आया 17 मई 1498 में भारत के केरल के कालीकट पहुंचा था। और यह जो पहुंचा था यह गुजरात के एक व्यापारी थे अब्दुल मनीद, इन्हीं की सहायता से यह भारत आया था। अगला प्रश्न है 22 नंबर की भाखला नागल बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पर है? तो जो भाखला नागल जो परियोजना है यह सतलज नदी पर है, और यह जो है पंजाब में है। और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वह राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है। ये जो राज्य हैं इनकी एक संयुक्त परियोजना है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 23 नंबर की दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनकी जो वास्तुकला का जो यहाँ पे एक विशेषता जो है वह क्या है? तो वहाँ पे एक गोपुरम होता है, वहाँ पे जो है एक गोपुरम होता है। और जो यह गोपुरम होता है यह जो होता है जो मंदिर बनते हैं उनके जो प्रवेश द्वार होता है उन्हीं को गोपुरम कहा जाता है। यही दक्षिण भारत के मंदिरों के जो प्रवेश द्वार हैं यही उसकी विशेषता है। अगला यहाँ पे 24 नंबर है कि किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो जो यह शासक थे वह चोल
राजवंश के शासक थे, इनके पास सबसे बड़ी शक्तिशाली नौसेना थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखते हैं और आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितना प्रश्न सही किया। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत में। आगे यहाँ पे देखते हैं पर्सिया। पर्सिया किस देश का पुराना नाम है? तो जो पर्सिया है वह किस देश का पुराना नाम है? तो यह ईरान का पुराना नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 26 नंबर है जो कि हिंदी है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम इसमें से कौन सा शब्द है? तो तत्सम जो है इसमें से हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आशा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी घोष। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन शब्द है? तो इस प्रकार इसका हो जाएगा संपन्नता। संपन्नता यह शुद्ध है। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी महत्व। ये आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 30 नंबर है कि कौन सा शब्द है जो अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो अनल है, यह तीनों से भिन्न है। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 31 नंबर कि निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल अलग है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है मुहावरा से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे बाएं हाथ से सधा व्यक्ति में एक अच्छा कलाकार हो सकता है, व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है, तो इसमें बताना है। तो इसका इस प्रकार हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका जो एक हो जाएगा इसका ऑप्शन बी समवयस्क। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है। दिया गया है कि किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दूध नीर जल पावक। अगला है 35 नंबर, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? विलोम उचित नहीं है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी परितोष और संतोष। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिल्क उद्योग संबंधित है, जो सिल्क उद्योग है यह किससे संबंधित है? यानी सिल्क उद्योग जो है किससे से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सेरीकल्चर से। वहीं ओलेरी कल्चर, तो जो ओलेरी कल्चर है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है आलू की खेती से संबंधित है। वहीं पे बीटी कल्चर जो है यह अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और जो एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। अगला है 37 नंबर की एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो जो एक लिफ्ट है वह एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें जो व्यक्ति का जो भार है एक समान वेग से, तो उसमें जो व्यक्ति का जो भार है वह क्या होगा? तो वह अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एक समान वेग से है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सबसे पहले हम लोग 38 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 38 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि पश्चिम पृथ्वी का अपने अक्ष पर, जो पृथ्वी है उसका अपने अक्ष पर क्या है? तो पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कैसा है? तो पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वह किस प्रकार होता है, किस दिशा में? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है पश्चिम से पूरब की ओर यह घूमता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब। अगला है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम है वह किस प्रकार की अभिक्रिया पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, इसको याद रखिएगा। अगला है 41 नंबर, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? यानी जो एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है इसका जो आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया है? तो जो इसका आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया है? तो यह जोसेफ लिस्टर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो रोएंटजन है इसने एक्स किरण की खोज की। वहीं रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने कोशिका के केंद्रक की खोज की। और जो जोसेफ प्रिस्टले हैं इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, यहाँ पे जो है
याद नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जोसेफ प्रिस्टले का संबंध किस किस नियम से है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब किया गया था। तो जो इसरो की स्थापना है यह 15 अगस्त 1969 को किया गया था, इसको याद रखिएगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वह बेंगलुरु में है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे जो 43 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो ऊंचाई बढ़ने से जो है वायुमंडलीय दाब जो है यह घटता है, इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 44 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 44 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न जो है दिया गया है कि 44 नंबर प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग किससे ग्रस्त होती है। तो जो डिप्थीरिया होता है या इससे जो प्रभावित होता है वह कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया से हम लोग का जो अंग है वह गला जो है यह प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो यह जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो यह जो होता है अभिसारी दर्पण, अभिसारी लेंस जो है यह अभिसारी लेंस जो है यह प्रयुक्त होता है। अगला है 47 नंबर की समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो समुद्री जल है उससे जो नमक है वह वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो रतौंधी है यह विटामिन ए की कमी से होता है। वहीं जो विटामिन बी है विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और डी की कमी से जो है ओस्टियोमेलेसिया रोग होता है। अगला है यहाँ पे 49 नंबर दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो जो दूध है उसकी जो शुद्धता है वह किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लेक्टोमीटर। वहीं जो फायरोमीटर है इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है, और हाइग्रोमीटर जो हाइग्रोमीटर है यह वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसका मापन हम लोग हाइग्रोमीटर से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 50 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो जो कीट है उनका जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है। तो वह एंटेमोलॉजी कहलाता है, एंटेमोलॉजी, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सौरोलॉजी है यह किसका अध्ययन है। तो यह जो सौरोलॉजी है यह जो है छिपकली का अध्ययन है, यह छिपकली का अध्ययन है, इसको याद रखिएगा। वहीं डेंड्रोलॉजी, तो जो डेंड्रोलॉजी है यह किसका अध्ययन है। तो यह जो है डेंड्रोलॉजी यह वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन है। वहीं एक है इक्थियोलॉजी, यह जो है मत्स्य पालन का जो अध्ययन है वह इक्थियोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। अगला है 51 नंबर शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो शरीर में जो है वसा का जो संग्रहण है वह किस प्रकार होता है। तो यह जो होता है वसा का जो संग्रहण होता है वह चर्बी में होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला जो यहाँ पे रंग है वह कौन सा है, तो इसको बताना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रंग है तरंगदैर्घ्य वाला, इसकी बात करें हम लोग तो इसका हो जाएगा इस प्रकार, जो होगा 52 नंबर का हो जाएगा जो लाल रंग है इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। वहीं बैगनी रंग जो है इसका सबसे कम होता है। लाल का सबसे ज़्यादा होता है, वहीं बैगनी का सबसे कम होता है। अगला है 53 नंबर की सबसे आघात वर्धनीय धातु है। तो सबसे आघात वर्धनीय जो धातु है वह कौन सी है। तो वह जो धातु है इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो सोना है यह सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के जो अंतर्गत है वह जो है स्टार्च और शर्करा आता है, स्टार्च और शर्करा। अगला है 55 नंबर की अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो जो अंतरिक्ष जो विभाग है इसकी जो स्थापना है 1 जून 1972 को, 1 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं जीके के प्रश्न पर। तो आगे यहाँ पे मैथ का प्रश्न यहाँ पे दे दिया है जिसे हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। पहला है कि दो संख्याओं का जो लसा है और मसा है वह क्रमशः 495 और 5 है। तो जो और इनका जो योग है वह 100 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो एक होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लसा और मसा के पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर जो होता है वह LCM और गुने HCF होता है। यह फार्मूला होता है। इसी को हम लोग देखेंगे तो मान लेते हैं पहला x है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 100 माइनस x, और इन दोनों का जो गुणनफल है वही जो है यहाँ पे 495 गुने 5 के बराबर है। तो इस प्रकार जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, 11 पचे 55 यानी और इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यह जो हो जाएगा 55 गुने 45, 55 गुने 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम x का मान यहाँ पे 55 लेते हैं तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दूसरा नंबर है 100 में से 55 घटेगा तो यह भी आ जाएगा 45। तो इस प्रकार जो है x का जो मान हम लोग निकाले यह 55 है, और जो है पहली संख्या यह हो गया, दूसरी संख्या जो है वह 45 है। तो पूछ क्या रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितना है, तो यह जो है 55 माइनस 45 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो यह 10 आ जाएगा। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की जो लंबाई बताएं जिसका जो कर्ण है 5 सेंटीमीटर है और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो यह जो है एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो कर्ण यहाँ पे दिया गया 5 है और एक भुजा जो है यहाँ पे यह 3 है। तो यह निकालना है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यहाँ पे जो हम लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर होता है 3 का स्क्वायर, और इसको हम x मानते हैं तो प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बराबर x स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 16 बराबर x स्क्वायर। तो x का मान कितना आ जाएगा √16, तो इसका हो जाएगा 4। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यह प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक कक्षा में विद्यार्थी जो है 2209 रुपये की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए का दान किया जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक ने उतना ही दान दिया। ये मान के चलो 5 लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं जो 5 संख्या है उन्होंने 5 रुपये दान किया, तो यह 25 हो गया। उसी प्रकार हम लोग इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो 2209 है इसको हम लोग जब यहाँ पे इसका जो हम अंडर रूट लेंगे 2209 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हम लोगों को विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यह जो है किसका है, तो इसका हो जाएगा 47। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 69 नंबर मैथ का प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो 69 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि एक आदमी एक वस्तु को खरीद कर 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर खरीदता और 1 रुपये कम कीमत पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मानते हैं कि मान के चलो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है 100x है, और इसे ये बेच दिया गया है कितने 5% के लाभ पर, तो 105 रुपये में बेच दिया गया है। अगर इसे 5% कम यानी 5% कम करेंगे 100 में से, तो 95 रुपये में मान के चलो 95x में खरीदता और इसे 1 रुपये कम कीमत पर बेचता है, और इसे जो बेचता है वो तो उसे लाभ कितना होता है, तो इसे लाभ होता है 10% का, यानी 95 का यहाँ पे 10% के लाभ पर बेचता है तो 110/100 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1045/10x, यह जो है सेलिंग प्राइस है। और यह जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों सेलिंग प्राइस जो कितना है वह 1 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग इधर 10 से इसका जो यहाँ पे निकालेंगे अंतर, तो ये कितना हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 1050x माइनस 1045x/10 और बराबर में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है 5 रुपये 5x। तो 5x का जो मान है वह कितना आ गया 10, यानी x का मान आ गया 2। तो हम लोगों ने माना कितना था क्रय मूल्य 100x, तो 100 गुने 2 यानी इसका हो जाएगा यहाँ पे 200, इसका हो जाएगा क्रय मूल्य 200। तो इस प्रकार इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 200। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर जो प्रश्न है यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम जो है 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। तो सबसे पहले जो है 110 का जो यहाँ पे 110 का जो है 10x% कम है, तो 100 माइनस x बटा जो 100 है यह जो है 50 का जो है यह 100 प्लस x/100 के बराबर है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह जो आ जाएगा
यहाँ से हम x का मान यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1100 माइनस 11x बराबर हो जाएगा कितना 500 माइनस 5x 500 प्लस 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर जाएगा यह तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 600 और ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 16x, यानी x का जो मान है वो कितना आ गया, तो x का मान आ गया 600/16। जो 600/16 है यह कितना होता है, तो यह जो हो जाएगा आपका जो 600/16 है यह कितना हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा आपका 37 सही 1/2%, जिसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 3/8। यह इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो जो x का मान हम लोगों ने ज्ञात करा हुआ कितना है 37.5 है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं पूछा क्या गया है 650 का x% और 780 के x-10% से कितना अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 650 का जो है x% यानी 3/8, 37% का मान फ्रैक्शन वैल्यू होता है। x का मान हम लोगों का आया था कितना 37 सही 1/2, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह 3/8 होता है। तो इस प्रकार ये इसका आ गया इतना। यह जो है 780 का जो है यानी 37% में से 10% घटाएंगे तो कितना बचेगा 27.5%। तो 27.5% के से यह कितना है, तो इसका हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यह हो जाएगा 780 गुने 55/2 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा आपका 650 गुने 3/8। तो यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो होगा इधर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 से यह 4 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे 13 5 65 हो जाएगा और यहाँ पे 13 6 78 हो जाएगा और 3 से यहाँ पे काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखें इधर 5 आ गया और इधर आ गया आपका कितना, इधर आ गया 55 है इधर, और इधर 55 है और इधर आ गया आपका कितना। तो इधर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर। तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा अप्रॉक्स में लगभग इसका मान जो होगा 14% होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो एक प्रश्न है 71 नंबर जो प्रश्न है कि अजय ने एक बैंक में 8,000 रुपये जमा किए, 1 वर्ष बाद उसी बैंक में उसने 12,500 रुपये जमा और किए, तो 5 वर्षों के बाद कुल जो उसका योग है वह 3480 रुपये है साधारण ब्याज के रूप में। तो ब्याज की दर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो 8,000 रुपया है, 8,000 रुपये को कितना वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए इन्होंने जमा किया है 5/100 8% की दर से। वहीं फिर इन्होंने जमा किया है कितना 12,500, यह 1 साल बाद यानी इसे 4 साल के लिए किया है 8% की दर से। तो ये जो ये टोटल हुआ है 5 वर्षों के बाद कितना आया है, तो यह जो आया है 3480 रुपया आया है। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर इधर भी 2 0 से 2 0, यहाँ पे 8×5 40 हो जाएगा, यानी 4,000 इधर हो गया, 400 इधर हो गया, प्लस 400 आर प्लस इधर हो जाएगा कितना 125 चौका कितना हो जाएगा आपका 5 चौका 20 का 0, 12 चौका 48 2 50, इधर 500 आर, यानी टोटल यहाँ पे हो गया 900 आर। 900 आर यह जो हो जाएगा कितने के बराबर है 3480 के, 3480। तो आर का मान हम जो ज्ञात करेंगे तो 3480 में जब हम यहाँ पे 900 से भाग देंगे तो लगभग यह आएगा कितना, यह लगभग 4% के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे मैथ का प्रश्न है 72 नंबर, जिसे हम लोग देखते हैं। मैथ का प्रश्न है tan थीटा बराबर इतना दिया है, तो इतने का मान पूछा है। तो जो tan थीटा होता है वह कितना होता है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 20/21, 20/21 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे sin थीटा का मान 20 रख देंगे और cos थीटा का मान 21 रख देंगे। तो sin थीटा की जगह पर 20 - 21/20 + 21, तो ऊपर आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा 41। तो इस प्रकार जो इसका है उसका हो जाएगा ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। तो जो 73 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 15% ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो जो यहाँ पे जो वृद्धि जो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या हुआ है, तो 100 से बढ़कर इस वृद्धि कितना हुआ है मूल्य में, 100 से बढ़कर 124 हो गया। फिर जो है यह केवल 15% ही खर्च करना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है खर्च में। यह जो है कितना करना चाहता है, 15%। यह जो है 100 से कितना करना चाहता है, 115। तो यह जो है कितना खपत कम किया, तो इन्होंने 124 से 115 यानी 124 से 115 कितना कम किया, यह कम किया इन्होंने 9/124 गुने 100। यही इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 का 9, 3 से तो 3 चौका 12, 3 एकम 3 पॉइंट यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 में 1 ना से, तो 300 में तो यहाँ पे आ जाएगा 7 लगभग। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा 41.3 से 300 में भाग दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका, इसमें ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 74 नंबर प्रश्न कि यदि बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई 7:11 के अनुपात में है तो बेडशीट द्वारा आवृत क्षेत्रफल क्या होगा। इसकी परिधि जो है 72 मीटर है। तो जो यह आयताकार है तो इस आयत का जो परिधि होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और यह जो होता है कितना है, 72 है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं x, यहाँ पे 7x और 11x। तो यहाँ पे 2 गुने 7x प्लस 11x कितना हो जाएगा, 18x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 72। तो यहाँ पे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 से यह कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में। तो x का मान कितना आ जाए, 2। तो 2 यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया लंबाई, और यहाँ पे 11 दूनी 22 हो गया इसका चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 308। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 75 नंबर कि साइन कॉस थीटा कॉस 77 डिग्री बटा साइन 13 डिग्री प्लस कॉस 69 डिग्री बटा साइन 21 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉस में। तो यह जो चेंज होगा यहाँ पे कॉस, नीचे वाला जो है साइन 13 जो है यह हो जाएगा कॉस 77, तो यह कट के 1 आ जाएगा। वहीं फिर इसी प्रकार यह जो है साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस 69, तो यह भी कट के 1 आ जाएगा, माइनस 8 हो गया। और यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 का यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 का जो होल स्क्वायर हो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पे 1/4। तो 4 से यह कटेंगे तो 4 दूनी 8, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 0। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय जो किसान दिवस है यह 23 दिसंबर को मनाते हैं। जो राष्ट्रीय किसान दिवस है यह 23 दिसंबर को मनाते हैं। और यह जो मनाते हैं, जो हमारे देश के जो 5वें प्रधानमंत्री थे यहाँ पे चौधरी चरण सिंह, इनकी जो जयंती है उन्हीं के उपलक्ष्य में यह किसान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला है 77 नंबर, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीजन को मंजूरी दी है। यह किस कंपनी की है, तो यह जो है भारत बायोटेक की कंपनी है, जो कि हैदराबाद की ये कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 78 नंबर देखते हैं। यह जो दिया गया है कि नवीनतम जो आंकड़े के अनुसार जो है 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है। तो भारत में जो मातृ मृत्यु दर है वह कितना है, तो यह जो है 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे पर यह मृत्यु दर है। 1 लाख जीवित बच्चों पर 97 की मौत होती है प्रति 1000 जीवित बच्चे पर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो नई चेतना जो अभियान है वह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह जो किया गया है इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह जो किया गया है यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 80 नंबर की, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है। तो किसने सिल्वर मेडल जीता है, तो यह जो जीता है मीराबाई चानू के द्वारा यह सिल्वर मेडल जीता गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 81 नंबर जो प्रश्न है, भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है।
तो यह जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? भारत में आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है भारत में 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 82 नंबर की, ब्राज़ील के जो 39वें राष्ट्रपति के रूप में किन्हें शपथ लिया है? तो यह जो लिया है लुला डी सिल्वा के द्वारा शपथ लिया गया है। लुला डी सिल्वा के द्वारा शपथ लिया गया है ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में। और यह जो है वर्कर्स पार्टी है उसके यह संस्थापक हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा किस पार्टी के हैं? तो वर्कर्स पार्टी के यह प्रतिनिधि हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 83 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो 83 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाने वाला कौन देश है? तो यह जो देश बना है यह कौन बना है? तो यह क्रोएशिया बना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोएशिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है 84 नंबर जो प्रश्न है कि मशहूर यहाँ पे जो सिंगर है जिनका नाम है लीला मेरी प्रेसी का निधन हो गया है, यह किस देश की निवासी थी? तो जो यह सिंगर थी यह किस देश की जो यह निवासी थी? तो यह जो थी अमेरिका की निवासी थी, यूएसए की निवासी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 85 नंबर की, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो इसकी जो क्रूज MV गंगा विलास है इसकी जो स्थापना है वह पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी जो शुरुआत की है। और यह जो शुरुआत किया गया है कहाँ से कहाँ तक है? तो यह जो है वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक यह 51 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा है। और इसमें जो है यह 3200 किलोमीटर की यात्रा यह करेगा। इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 86 नंबर कि ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो किसको प्राप्त हुई है? तो यह जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक है मुकेश अंबानी को यह प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है 87 नंबर कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है जो कि ब्रिटिश भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? जो नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उनकी जो कंपनी है उन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह जो है भारत की जो प्रमुख यहाँ पे बॉक्सिंग है निखत जरीन है, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है कि जो 89 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है यह घोषणा? तो यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा यह घोषणा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 90 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो 90 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आती है? तो किस मंत्रालय के अधीन आती है यह? तो जो यह अधीन आती है यह जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसके अंतर्गत यह आता है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। 91 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है यहाँ पे सितिवेनी राबुका, जो इनका नाम है सितिवेनी राबुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 92 नंबर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो जो बौद्ध शिक्षा है इसका जो केंद्र था वो कौन सा? तो इसका जो केंद्र था वह बिहार का विक्रमशिला था। बिहार का में जो है वह विक्रमशिला जो है यह बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? तो यह जो हुआ है हरियाणा राज्य में हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? तो पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की जो है कितना रैंक है? तो इसमें जो भारत की जो रैंक है वह कितना है? वह 144वां रैंक है।
इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 95 नंबर प्रश्न है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर किनका जन्म स्थान है? यह जो है कुंडलपुर जो है जन्म स्थान कहाँ का है? यह जो है महावीर स्वामी का जन्म स्थान इनका 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट में कुंडग्राम है। और यह जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है 96 नंबर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो जो सप्तपर्णी जो गुफा है यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है राजगीर में स्थित है। और यहीं पे जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था। और उस समय जो मगध के जो शासक थे वह अजातशत्रु थे। और इस संगति की जो अध्यक्षता है वह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इस संगति की जो अध्यक्षता है वह महाकश्यप के द्वारा किया गया। और इसी में सूत पिटक और जो विनय पिटक है जो बौद्ध धर्म में है इनकी जो रचना है वह कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला है 97 नंबर प्रश्न है कि निम्न मगध राजवंशों का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इसका एक ट्रिक होता है जिसे आप लोग याद रखिएगा। हसीन मशूक शाह। ह से हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद हसीन। न से क्या हो जाएगा? नंद वंश, उसके बाद म से मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सा से सातवाहन वंश। तो यही इसका है। तो इसमें हम लोग मिलान करेंगे तो पहले क्या है? तो पहले हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद आ जाएगा शिशुनाग नहीं है तो इसमें हो जाएगा नंद वंश। तो हर्यक के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। इस प्रकार हो जाएगा 4 4 1 3 2। इसका मिलान इसका हम देखेंगे 4 1 3 2। तो इस प्रकार इसका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 99 नंबर कि बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में है यह निर्मित की गई है। तो यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह जो निर्मित किया गया है यह जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे और इस सेट का हम लोग अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो इस सेट का जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार देश का कितने नंबर पर है? तो इस योजना को लागू करने में बिहार देश में कितने नंबर पर है? तो इसमें जो है बिहार जो है पहले स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।